नमस्कार बच्चों, मैं किरण शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ा था। बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब हम वर्ण के विषय में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती हैं। भाषा को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्णों के योग से ही शब्द बनते हैं। आप वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से यहाँ स्वर वर्णमाला के वर्ण दिखाए गए हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत स्वर। इसके अलावा व्यंजनों को वर्गों में विभक्त किया गया है। कवर्ग में चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत ध्वनियाँ। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए हैं। वर्णों के दो भेद हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर के विषय में पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती और हवा स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकलती है। यहाँ वर्ण दे रखे हैं जिस तरह से आपने पहले भी पढ़ा है। स्वर के भेद हैं, पहला ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 स्वरों के भेद दे रखे हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं और 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है। यहाँ पर प्लुत स्वर का वर्ण दे रखा है बच्चों, ये, और इससे शब्द बना ओ यहाँ दे रखा है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो दीर्घ से 2 गुना समय लगता है और ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। अब अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में 2 अन्य ध्वनियाँ भी हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है, व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं। अब हम अनुस्वार के विषय में पढ़ेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब हवा केवल नाक से बाहर आती है तो उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है शिरोरेखा, इसके ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया गया है, इसे यह अनुस्वार है। अब अनुनासिक। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है तो उसे दिखाने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जिस तरह से यहाँ देखिए बच्चों, जिस तरह से यहाँ पर ये चिन्ह लगाया गया है, चंद्र बिंदु, चंद्रमा के तरह यहाँ पर ये चिन्ह बनाया गया है और यहाँ पर ऊपर बिंदु लगाया गया है। यह अनुनासिक का चिन्ह है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब विसर्ग। बच्चों, विसर्ग
स्वर नहीं होता। इसका प्रयोग अ के साथ होता है और इसकी ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है। बच्चों, यहाँ पर ह की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि अतः, प्रातः, संभवतः। और ये जो इसका प्रयोग ज़्यादातर हम संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। आपने संस्कृत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि विसर्ग का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आगत स्वर आ विदेशी भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किए जाने पर हिंदी में आया है। यहाँ पर जब हम विदेशी भाषा अंग्रेजी का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं तब हम इसको लिखने के लिए इस शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए अ को ध्वनि के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, ट्रॉली। इसके अलावा यहाँ पर स्वर की मात्राएं दे रखी हैं, जिसे आपने बहुत छोटी कक्षा में भी पढ़ा होगा। देख लीजिए और इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब यहाँ पर रा की मात्रा का प्रयोग किया गया है। रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए बच्चों, र के साथ छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रा में ऊ, छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हमने किया है तो रू बनाया, रुपया, रुकना, गुरु। देखिए बच्चों, इसे ध्यान से, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा जब हमने लगाई है रा पे तो थोड़ा सा घुमाव आया है, लेकिन जब हमने रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई है तो रा की जो मात्रा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घुमाव आया है, तो ये रूप बना है। रूप, रूठना, शुरू। और जब हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो कितना घुमाव आया? थोड़ा सा घुमाव आया है। रुपया, रुकना, गुरु। अब जब रा को किसी व्यंजन से पहले जोड़ा जाता है तो इसे उस व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है या व्यंजन है और रा इस व्यंजन से पहले आया है, तो हमने यहाँ पर रा को मात्रा का रूप दिया है और कार्य लिखा है। इसी तरह से कर्म और स्वर्ग। ग व्यंजन है और व्यंजन से पूर्व र आया है, र प्लस ग, तो यहाँ पर स्वर्ग शब्द बना है और रा को मात्रा का रूप देकर ऊपर इस तरह से चिन्ह लगाया है। यहाँ पर इस तरह से मात्रा लगाई है रा की। इसके बाद जब रा के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, ध्यान दीजिए बच्चों, जब रा के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन आता है तो र को इस तरह से, जिस तरह से प्र लिखते हैं इस तरह से ये चिन्ह आता है। इस तरह से रूप में पहले व्यंजन के नीचे लिखते हैं, जैसे प, र। तो पहला व्यंजन है हमारा प, तो इसी के नीचे हम इस तरह से र की यहाँ पर दूसरी तरह से जो मात्रा लगाई गई है, इस तरह से प्रकार बनाया है। ग र ग्र, ग्राम। क र क्र, क्रम। यहाँ पर शब्द बना है क्रम। अब ट और ड के साथ जोड़े जाने पर रा के रूप इस प्रकार होते हैं, जैसे ट और रा जोड़ जाने पर तो ट में रा की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, जैसे ट्र, राष्ट्र, ट्रॉली, ट्रेन, ट्रक। ड में रा जोड़े जाने पर ड्र बनता है, ड्रम, ड्रामा, ड्रेन। बच्चों, ये री का प्रयोग किया गया है। री एक स्वर है, किंतु हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होने लगा है। बच्चों, ये री हम इस तरह से री का उच्चारण करते हैं, लेकिन प्रयोग हम इस तरह से नहीं करते। लिखने में री का प्रयोग इसी तरह से ही होता है।
ऋषि, ऋण, ऋतु, ऋषभ। लेकिन हम जब यहाँ पर रि की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, कृपा, मृग, सृष्टि, दृष्टि, ग्रह, श्रृंगार। यहाँ पर रि का उच्चारण हो रहा है, या रि की मात्रा लगी है क पर, कृपा, मृग, सृष्टि, दृष्टि, ग्रह, श्रृंगार। अब बच्चों अनुनासिक आता है। अनुनासिक हमने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया है। अनुनासिक में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में नाक और मुख दोनों से हवा बाहर निकलती है, और जिस तरह से यहाँ चंद्र बिंदु यहाँ पर शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया गया है, इसी तरह से यहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाता है और नाक और मुख से हवा निकलती है। और इसके जो शब्द बनते हैं वो यहाँ दे रखे हैं, जैसे सांप, गांव, मांग, चांद, हंसी, मुंह। इसी तरह से बाकी के शब्द भी दे रखे हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर यहाँ दिया गया है। बच्चों अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर सिर्फ यही है कि अनुनासिक में, अनुस्वार में केवल नाक से हवा निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। यह उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है और अनुनासिक का प्रयोग सदा स्वरों के साथ ही किया जाता है। यहाँ पर और ज़्यादातर जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए करते हैं अनुनासिकता का, जैसे कि लड़कियाँ, गुड़िया, ये यहाँ पर अनुनासिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार का जो सबसे खास, जो सबसे मुख्य पहचान यही होती है जो इसके अगले वाले व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण होता है। बच्चों ये आपने जिस तरह से व्यंजन के वर्ग पढ़े थे उसी के ज़्यादातर व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार कहलाता है। तो ये बच्चों स्वर थे जो हमने अभी पढ़े। अब हम अपने अगले वीडियो में व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।